फिक्र आपकी, प्रेजेंटेड बाय ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। नमस्कार, कैसे हैं आप? फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशान चतुर्वेदी। शुरुआत करते हैं आपकी फिक्र की बड़ी बड़ी खबरों के साथ। आज अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ उसने पूरी दुनिया की फिक्र बढ़ा दी है। पंजशीर में पाकिस्तानी एयरफोर्स ने स्ट्राइक किया है, जो बताता है कि इमरान खान ने गुस्ताखी की सारी सीमाएं पार कर दी हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या पाकिस्तान जो कुछ कर रहा है उसका दुनिया हिसाब लेगी? पाकिस्तान का हद लांघकर अफगानिस्तान में अपने कमांडो भेजना, सैनिक भेजना और फाइटर जेट भेजना यह आतंक को बढ़ावा देता है। यही वजह है कि भारत के प्रधानमंत्री ने भी आज उच्च स्तरीय बैठक ली। हम आज आपको बताएंगे कि कैसे इमरान खान ने देश की लकीर पार करके दुनिया भर के माथे पर चिंता की लकीर खींच दी है। आज हम आपको गेटवे ऑफ कोरोना कहे जा रहे केरल के ग्राउंड जीरो पर ले चलेंगे। टीवी 9 भारतवर्ष वो इकलौता चैनल है जो इस कोरोना के इस गढ़ में पहुंचा है। लेकिन जिस तरह से राज्य में मीडिया को रोका जा रहा है, रिपोर्टर को गोली मार देने की धमकी दी जा रही है, वो बता रहा है कि केरल में कुछ ऐसा है जिसे छुपाया जा रहा है। आज से आपकी पसंदीदा सीरीज इज बैक। लूट घर भी शुरू कर रहे हैं हम। इस स्पेशल सीरीज में आज हम आपको दिल्ली फरीदाबाद के बॉर्डर पर ले चलेंगे और मलबे में तब्दील हो चुके खोरी गांव के लोगों के सपने दिखाएंगे। इसके पीछे गुनहगारों की एक लंबी चौड़ी फौज खड़ी है। ये लोग कौन हैं? इसे परत दर परत खोलकर आपको हर चेहरा दिखाएंगे। भारत समेत पूरी दुनिया में अफगानिस्तान की फिक्र बड़ी होती जा रही है, क्योंकि 22 दिन बीतने को हैं, लेकिन अभी तक वहां तालिबान सरकार का गठन नहीं हो पाया। इस बीच अफगानिस्तान में पाकिस्तान ने लिमिट क्रॉस कर दी है। पाकिस्तानी वायुसेना के लड़ाकू विमान और फाइटर ड्रोन ने पंजशीर घाटी में बेतहाशा बम बरसाए, जिस पर ईरान ने कड़ा एतराज जताया है। और पाकिस्तान के इस एक्शन के बाद तालिबान ने पंजशीर पर कब्जे का दावा किया है। अफगानिस्तान के इस हालात को लेकर भारत में आज प्रधानमंत्री मोदी ने हाई लेवल मीटिंग की है। प्रधानमंत्री आवास पर करीब 3 घंटे चली इस मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद थे। इस बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और सीडीएस बिपिन रावत भी शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक इस मीटिंग में अफगानिस्तान के मौजूदा हालात को लेकर विस्तार से चर्चा हुई है। उधर पंजशीर की जंग को लेकर अभी से थोड़ी देर पहले नॉर्दर्न अलायंस ने बड़ा दावा किया है। रेजिस्टेंस फोर्स ने बताया कि पंजशीर में पाकिस्तान के फाइटर जेट को मार गिराया गया है। मतलब पाकिस्तान के जिस फाइटर जेट ने पंजशीर में बम बरसाया उसे घाटी में ही खत्म कर दिया गया। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। बहरहाल तालिबान ने दावा किया है कि बहुत जल्द अफगानिस्तान में नई सरकार का गठन होगा और नई सरकार की घोषणा में शामिल होने के लिए तालिबान ने चीन, रूस, ईरान, पाकिस्तान, तुर्की और कतर को आमंत्रित किया है। लेकिन यहां सबसे बड़ी फिक्र पाकिस्तान को लेकर है, क्योंकि अफगानिस्तान में पाकिस्तान का दखल बढ़ता जा रहा है। इन दो तस्वीरों में अफगानिस्तान में तालिबान पाकिस्तान गठजोड़ के राज हैं। अफगान की लड़ाई में तालिबान के साथ पाकिस्तान की पक्की दोस्ती के प्रमाण हैं और तालिबान को लेकर झूठ बोलते पाकिस्तान को बेनकाब करने के सबूत हैं। अफगानिस्तान की पंजशीर घाटी में गरजते पाकिस्तानी फाइटर जेट का यह वीडियो तेहरान टाइम्स ने जारी किया है। और दावा किया है कि पाकिस्तान के फाइटर जेट ने पंजशीर में बम बरसाए। बताया जाता है कि रविवार को पाकिस्तानी पायलट्स लाव लश्कर के साथ तालिबान की मदद करने पहुंचे। पूरी रात फाइटर जेट और ड्रोन के जरिए रेजिस्टेंस फोर्सेस के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हवाई हमले किए। पंजशीर में रेजिस्टेंस फोर्स के प्रमुख नेता और अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह जिस घर में ठहरे थे उस पर भी तालिबानी ड्रोन से हमले हुए, जिसके बाद सालेह ताजिकिस्तान भाग गए। पाकिस्तान के CH-4 ड्रोन ने पंजशीर में एक गाड़ी पर भी 2 मिसाइलें दागी। इसमें रेजिस्टेंस के प्रवक्ता फहीम दश्ती और 5 लड़ाकों की मौत हो गई। रविवार को हमलों में अहमद मसूद के करीबी और पंजशीर बलों के प्रमुख सालेह मोहम्मद रेगिस्तानी की भी मौत हो गई।
बताया जाता है कि पंजशीर में पाकिस्तान की एंट्री के कुछ ही घंटे बाद से ही रेजिस्टेंस फोर्स ने हार मान ली। इसके बाद ही पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो गया। तालिबान ने आज इसका दावा भी किया और पंजशीर की राजधानी का वीडियो भी जारी किया। जिसमें तालिबानी लड़ाके गवर्नर हाउस पर झंडा फहराते दिख रहे हैं। गवर्नर हाउस के अंदर तोड़फोड़ करते दिख रहे हैं और वहां की सड़कों पर तालिबान सरकार के बैनर भी दिखने लगे हैं। इस बीच तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने ट्विटर पर यह दावा किया है कि अफगानिस्तान में तालिबान के विरोध का आखिरी किला भी फतेह कर लिया गया है। आखिरकार देश जंग के भंवर से बाहर आ गया है। अल्लाह की अता से और देश के लोगों के समर्थन से देश को सुरक्षित करने की हमारी कोशिशें रंग लाई हैं। लेकिन तालिबान के इस दावे को रेजिस्टेंस फोर्स ने गलत बताया है और कहा है कि पंजशीर घाटी में जंग जारी रहेगी। रेजिस्टेंस फोर्स के लीडर अहमद मसूद ने करीब 18 मिनट का ऑडियो संदेश जारी कर पूरी दुनिया से पंजशीर के लिए मदद मांगी। पूरे अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ सामान्य विद्रोह शुरू करने को कहा। मसूद ने कहा कि पाकिस्तान ने अपनी एयरफोर्स का इस्तेमाल हमारे खिलाफ किया है, इसलिए हमारी लड़ाई पाकिस्तान के खिलाफ भी है और आखिरी सांस तक हम लड़ते रहेंगे। मतलब मसूद हार मानने को तैयार नहीं है, लेकिन तालिबान ने जो तस्वीरें जारी की हैं उसके मुताबिक पंजशीर पर तालिबान का करीब करीब कब्जा हो चुका है और तालिबान ने ये जीत पाकिस्तान के बूते हासिल की है। इस सब के बीच पाकिस्तान की इस हरकत ने भारत समेत दुनिया के कई देशों की फिक्र बढ़ा दी है। पंजशीर में पाकिस्तानी एयरफोर्स के हमले से नाराज ईरान ने हिदायत दी है कि पाकिस्तान हदों को नहीं लांघे। ईरान ने कहा है कि किसी भी देश का अफगान की जमीन पर हमला करना सरासर गलत है। ईरान इस हमले की जांच कर रहा है। बहरहाल तस्वीरें और अफगानिस्तान से आती रिपोर्ट बता रही है कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान का दखल बढ़ता जा रहा है और ये फिक्र विश्व बिरादरी में बड़ी होती जा रही है। क्या वहां सरकार तालिबान की बनेगी तो हुकूमत पाकिस्तान की चलेगी? पंजशीर की जंग में तालिबान के सपोर्ट में उतरे पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट्स की चंद तस्वीरें। बताया जाता है कि अफगान की इस घाटी में पाकिस्तानी वायुसेना ने हथियारों का अंबार लगा दी, पूरे पंजशीर में बारूदी बौछार कर दी। सूत्र बताते हैं कि इस वक्त पंजशीर में 3000 से अधिक पाकिस्तानी सैनिक मौजूद हैं, जिनमें से 1000 पाकिस्तान के एसएसजी कमांडोज हैं। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई चीफ फैज हमीद अपने साथ एसएसजी के कई कमांडो को लेकर अफगानिस्तान पहुंचा था। आईएसआई चीफ हमीद के कहने पर ही तालिबान एयरफोर्स ने पंजशीर में स्ट्राइक को अंजाम दिया। ये तो हुई पंजशीर में पाकिस्तान के एक्शन की बात। अब आपको बताते हैं कि तालिबान की फाइनल मदद और पंजशीर पर पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट के स्क्रिप्ट कहां लिखे गए। सूत्र बताते हैं कि 3 सितंबर को रावलपिंडी स्थित पाकिस्तान आर्मी हेडक्वार्टर में पंजशीर को लेकर हाई लेवल मीटिंग हुई। इस बैठक में जनरल बाजवा, आईएसआई चीफ फैज हमीद और आर्मी के टॉप कमांडर शामिल हुए। इसी मीटिंग में तालिबान को पाकिस्तान आर्मी का सपोर्ट देने का फैसला हुआ और इसी फैसले के बाद आईएसआई चीफ फैज हमीद एसएसजी कमांडो को लेकर अफगानिस्तान पहुंचा। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर अफगानिस्तान में पाकिस्तान इतना दखल क्यों दे रहा है? क्या अफगान में सरकार तालिबान की होगी और हुकूमत पाकिस्तान की होगी? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि बताया जाता है कि तालिबान को अरबों डॉलर की मदद के पीछे पाकिस्तान के आईएसआई, तालिबान को हथियार मुहैया कराने के पीछे आईएसआई ही, और अब अफगानिस्तान में तालिबान सरकार गठन के पीछे भी आईएसआई का ही हाथ है। और ये तस्वीर इस बात की तस्दीक भी कर रही जिसमें आईएसआई चीफ
तालिबान प्रमुख मुल्ला बरादर के साथ दिखाई दे रहे हैं और तालिबान सरकार के गठन से पहले ये मीटिंग बहुत कुछ कह रही है। बताया जाता है कि आईएसआई चीफ के साथ पाकिस्तान के कई आर्मी अफसर भी अफगानिस्तान पहुंचे, क्योंकि तालिबान चाहता था कि नई सरकार गठन से पहले पंजशीर फतह हो। इसीलिए आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी ने पंजशीर में तालिबान की मदद की। लेकिन इसके पीछे पाकिस्तान और अफगानिस्तान की अंदर खाने एक बिग डील भी बताई जाती है। सूत्र बताते हैं कि पाकिस्तान चाहता है कि तालिबान सरकार में आतंकी संगठन हक्कानी नेटवर्क को बड़ा रोल मिले। अफगानिस्तान की पूर्व महिला सांसद मरियम सुलेमान खिल ने तो यहाँ तक दावा किया है कि जनरल फैज अहमद का काबुल आने का मकसद मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को नई अफगान सरकार का मुखिया नहीं बनने देना सुनिश्चित करना था और हक्कानी को नई सरकार का मुखिया बनवाना है। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनाने के लिए पाकिस्तान ने पूरी ताकत झोंक दी है। अफगानिस्तान में मजहब के नाम पर आतंकी फैक्ट्री लगाने के लिए आईएसआई चीफ से लेकर पाकिस्तानी सेना और आतंकी तक सब एक्टिव है। हालांकि अफगानिस्तान में पाकिस्तान के बढ़ते दखल से आम अफगानियों में नाराजगी है। लोग पाकिस्तान के विरोध में सड़कों पर निकल रहे हैं। काबुल से पाकिस्तान के विरोध की तस्वीरें सामने आई हैं। ये तस्वीरें काबुल की हैं। तालिबान से बेखौफ अफगानियों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद और अफगानिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए हैं। भले ही इनकी तादाद मुट्ठी भर थी, लेकिन पाकिस्तान के विरोध की ऐसी आवाज़ें अब लगातार सुनाई दे रही हैं। हालांकि अब फिक्र ये है कि अफगानिस्तान के आवाम की नहीं बल्कि हिंदुस्तान की भी ये फिक्र बढ़ती जा रही है। पाकिस्तानी खेल की जद में भारत समेत पूरी दुनिया है। पाकिस्तान की ज़मीन पर दुनिया को दहलाने की बड़ी साजिश रची जा रही है। इसका खुलासा इस्लामाबाद में लाल मस्जिद के मौलाना ने किया। आप खुद देखें कैसे। अफगानिस्तान में जो हुआ पूरी दुनिया ने देखा। काबुल तक में सीरियल फिदाइन अटैक हुए, सैकड़ों मासूम इंसानों की जानें गई। कुछ इसी तरह पूरे अफगानिस्तान में हजारों लोगों की लाशें बिछी और पूरे अफगान लैंड में दहशतगर्द कट्टरपंथ का राज कायम हुआ। तालिबान का यही एजेंडा था जिसमें वो सफल रहा, लेकिन तालिबान के नापाक एजेंडे को सफल बनाने के पीछे खड़ा था पाकिस्तान। पाकिस्तान की कट्टरपंथी सरकार, सेना और फिदाइन आतंकी संगठन। इसका खुलासा खुद पाकिस्तान में फिदाइन आतंकवादियों की फैक्ट्री कहे जाने वाले लाल मस्जिद के मौलाना अब्दुल अजीज ने किया। यही भारत की फिक्र बढ़ाती है। लाल मस्जिद के पास से 1000 के करीब फिदाई वहां पहुंचे हैं। 1000 फिदाई जिन्होंने नक्शा तब्दील कर दिया है। अमेरिका को शिकस्त में लाल मस्जिद का बड़ा हिस्सा है। लाल मस्जिद की कुर्बानी ने नौजवानों में फिदाई बनने का जज्बा पैदा किया और हमें उससे पहले कोई 100 होंगे तो उससे बाद 1000 फिदाई हमें मिले। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। मौलाना का खुलासा हिंदुस्तान के लिए भी चिंता का सबब है, क्योंकि मौलाना कह रहा है कि अफगानिस्तान तो महज मानगी है, पाकिस्तानी फिदाइन दहशतगर्दों के इरादे अभी और भी खौफनाक हैं। जैसे आप अफगानिस्तान में सोच भी नहीं सकते कि थोड़े अरसे में 8-9 दिन में पूरा अफगानिस्तान फतह हो जाएगा। ऐसे ही इंशाअल्लाह करीब निकलना है तो ये ताजिकिस्तान, काज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, सऊदी अरब, पहले तो हम इस्लामी मुल्कों को फतह करेंगे ना। यहाँ पर जो इनके एजेंट बैठे हैं इनसे फारिग करेंगे। पाकिस्तान का ये मौलवी खुलेआम अपने मुल्क की नापाक साजिशों का खुलासा कर रहा है। पाकिस्तानी फिदाइन के दम पर दुनिया को दहलाने का दावा कर रहा है। यकीनन ऐसे में कई सवाल उठते हैं। क्या अफगानिस्तान में जो हुआ वो अब पूरी दुनिया में होगा? क्या अफगानिस्तान सिर्फ झांकी है, असली तबाही अभी बाकी है? और क्या पाकिस्तान में फिदाइन फैक्ट्री है जिससे हिंदुस्तान को भी खतरा है? इन सवालों का जवाब भी खुद मौलाना अब्दुल अजीज ही दे रहा है। पाकिस्तान आतंक का पनाहगाह है, ये तो पहले से जगजाहिर है, मगर इस्लामाबाद की लाल मस्जिद के मौलाना अब्दुल अजीज की जुबान से निकले एक एक लफ्ज इतने खौफनाक हैं जिसे सुनकर हिंदुस्तान समेत पूरी दुनिया में टेरर अलर्ट जारी होना तय है। हमारे जज्बे अभी बिस्मिल्लाह हो रही है। हमारे यहाँ तो जवानों में जो जज्बा है वो तो अभी इब्तिदा हो रही है पूरी दुनिया को फतह करने के लिए। मुसलमानों में इतनी विल है और इतनी पावर है कि वो अपने ऊपर बम बांधता है
और अपनी जान को अल्लाह के वक्फ कर देता है। इसके दावे इतने खौफनाक हैं, इसके इरादे इतने नापाक हैं कि ये शैतान पूरी दुनिया को ही अफगानिस्तान बनाने को बेताब है। पाकिस्तान का ये मौलाना सैकड़ों इंसानों की शत विक्षत लाशों में इस्लाम की जीत देखता है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में सक्रिय आतंकवादी संगठन भारत में बड़ा धमाका कर सकते हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में मौजूद हैंडलर्स ने भारत में अपने स्लीपर सेल से संपर्क भी किया है। रिपोर्ट यह भी है कि अफगानिस्तान का सबसे बड़ा आतंकी संगठन हक्कानी नेटवर्क लश्कर और जैश के संपर्क में है। ऐसे में मौलाना अब्दुल अजीज के दावे ज्यादा खतरनाक लगते हैं, लेकिन देश की सुरक्षा एजेंसियां हर खतरे से निपटने के लिए तैयार है। सरकार और सेना हर इनपुट पर एक्शन में है। अब एक और अहम खबर। अफगान संकट के बीच मुंबई में मुस्लिम बुद्धिजीवियों के साथ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की अहम बैठक हुई। इस बैठक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने मुस्लिम विद्वानों से कई मुद्दों पर चर्चा की। इस बैठक में मोहन भागवत के साथ ही केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और कश्मीर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कुलपति सैयद अता हुसैन भी मौजूद थे। बैठक में उन्होंने भी अपने विचार रखे। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने इस बैठक में कहा कि हमारे एकता का आधार हमारी मातृभूमि और गौरवशाली परंपरा है। भारत में रहने वाले हिंदू और मुस्लिमों के पूर्वज समान हैं। हिंदू कोई जाति या भाषावाचक संज्ञा नहीं, बल्कि ये एक परंपरा है। उन्होंने कहा कि वो हर भारतीय नागरिक को हिंदू ही मानते हैं। अब फिक्र कोरोना की। देश इस वक्त महामारी की दूसरी और तीसरी लहर के बीच जूझ रहा है और उसकी एक बड़ी वजह है केरल, क्योंकि देश में करीब करीब हर राज्य में कोरोना का कहर कम हो रहा है, लेकिन केरल में कोरोना के मामलों में तेजी देखने को मिल रही है और लगातार ये मामले बढ़ रहे हैं। रविवार को देश में कोरोना के करीब 39,500 नए केस सामने आए, जबकि केरल में 26,701। सोचिए, देश की आबादी 136 करोड़ के करीब है और 67% से ज्यादा केस सिर्फ 3.5 करोड़ आबादी वाले केरल में मिले। देश में सबसे ज्यादा केस केरल में से मिलने का ये सिलसिला जुलाई से लगातार जारी है और इस महीने केरल में पैटर्न बदलता नजर नहीं आ रहा है, जिसे आप इस ग्राफ के जरिए समझ सकते हैं। इसमें बीते 5 दिनों में देश में और केरल में मिले नए केस दिखाई दे रहे हैं। देश में सबसे ज़्यादा नए केस केरल से ही रिपोर्ट हो रहे हैं, जो बताता है कि जहां देश के बाकी हिस्सों में कोरोना संक्रमण की चेन कमज़ोर पड़ी है, वहीं केरल में उल्टा हुआ है। वहाँ संक्रमण की चेन मजबूत होती जा रही है। इस सब के बीच सबसे बड़ा जो खतरा है वो है वायरस को म्यूटेट होने का मौका मिल रहा है। मतलब ये कि कोरोना वायरस के नए वेरिएंट के सामने आने की आशंका भी बढ़ रही है। इस सब से केरल की सरकार वाकिफ है, लेकिन इसके बावजूद वहां कोरोना कंट्रोल में नहीं आ रहा है। सवाल यह भी है कि आखिर केरल कोरोना का एपिसेंटर क्यों बना हुआ है। केरल के हालात को देखकर पूरा देश घबरा रहा है और केरल पर हकीकत छुपाने का आरोप लग रहा है। इन सवालों के साथ TV9 भारतवर्ष की टीम केरल पहुंची, लेकिन वहां पर हमारी टीम को जिस तरह से कदम कदम पर रोका गया, गोली मारने की धमकी दी गई, वो अपने आप में कई सवाल उठाती है कि क्या केरल में कुछ ऐसा है जो छिपाया जा रहा है। क्या कोरोना से लड़ाई में देश की मेहनत पर केरल पानी फेर देगा? ये सवाल, ये आशंका इसलिए क्योंकि केरल में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। हालात हाथ से निकलते जा रहे हैं। कैसे सबसे ज्यादा कोविड के पेशेंट्स इस वक्त केरल में पाए जा रहे हैं, इन तमाम चीजों को दिखाने के लिए हम आपको लिए चल रहे हैं कोविड के उस वार्ड में और आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे कि केरल सरकार के इंतजामात क्या हैं, केरल में कैसे कोविड के केसेस को कंट्रोल करने की कवायद चल रही है। TV9 भारतवर्ष की टीम जैसे ही अस्पताल परिसर में दाखिल हुई तो कोविड वार्ड के बाहर एक के बाद एक मरीजों को लाती हुई एम्बुलेंस नजर आई। अभी थोड़ा थोड़ा तो ज्यादा है, लेकिन पहले तो कम दिए है। पहले अभी केसेस ज्यादा हो रहे हैं, अभी थोड़ा ज्यादा होता है। हाँ। करीब 5 मिनट के अंदर अंदर 3 मरीजों को आते देखा, लेकिन इन मरीजों का इलाज कैसे चल रहा है, क्या इंतजाम है, ये जानने के लिए हमारी टीम कोविड वार्ड की तरफ बढ़ी। तभी अचानक अस्पताल के एक कर्मचारी ने हमें रोक दिया। I just spoke to the superintendent on phone. I just spoke to him. Nobody informed me.
You don't have any information? No, no, we don't have any. But we want to show the situation of the COVID in Kerala. हमने सुपरिटेंडेंट से संपर्क करना चाहा, लेकिन उनका फोन नहीं मिला। तभी अस्पताल की सिक्योरिटी में तैनात करीब आधा दर्जन पुलिस वाले और गार्ड्स आए, हमें बाहर निकाल दिया। आप बात कर रहे हैं, आप सुपरिटेंडेंट साहब से बात कर रहे हैं? हमने इंतजार किया, लेकिन उसके बावजूद हमें अंदर जाकर रिपोर्टिंग की परमिशन नहीं दी गई। कि हम लोग कोविड नॉर्म्स का पालन कर रहे हैं, बाकायदा पीपी किट, फेस मास्क, ग्लव्स, इसके अलावा प्रॉपर पीपी किट हम लोगों ने पहना हुआ है, मास्क लगाया हुआ है, ग्लव्स पहना हुआ है, फेस शील्ड पहना हुआ है, फेस कवर के साथ साथ हम लोगों ने हेड शील्ड भी लगाया गया है। हर तरह से खुद को कवर किया है, जो कोविड के नॉर्म्स है उसका हम पालन कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद हमें अस्पताल में जाने नहीं दिया जा रहा, क्योंकि हम ये दिखाना चाहते हैं कि केरल में सरकारी इंतजाम क्या है, कैसे कोविड के जो भर्ती मरीज हैं उनका इलाज चल रहा है। इसलिए सवाल उठ रहा है कि आखिर क्या छुपाने की कोशिश की जा रही है। क्या तिरुवनंतपुरम मेडिकल कॉलेज के कोविड वार्ड की तस्वीरें सामने आने से केरल में इंतजामों की पोल खुल जाती? क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो फिर रोका क्यों जाता? खैर, हम परमिशन का इंतजार करते रहें, लेकिन हॉस्पिटल सिक्योरिटी हमें वहां से निकालने पर आमादा थी। हेलो, सबके साथ कोविड वार्ड के गेट पर आकर खड़े हो गए। पहले तो दूर से जाने का इशारा किया और फिर हमारी ओर बढ़े, जोर जबरदस्ती करने लगे, गोली मारने की धमकी दे डाली। ये हम लोग को गोली मारने के लिए बोल रहे थे। अच्छा, आउटसाइड दैट गेट। अदरवाइज you will shoot. I will shoot. What type of shooting? Camera shooting or gun shooting? Gun shooting also have. You have? Yeah, I have. You will shoot us? We will shoot us. Where is the gun? Where is the gun, man? I will give. Huh? Show you my gun. You will shoot through gun? Shoot another. Huh? जाओ. आप गोली मारोगे हम लोग को? हेलो, हमें धमकी देते हुए चारों ओर से घेर कर गेट के बाहर ले गए। हमारा कैमरा तोड़ने की कोशिश की गई और कॉर्डलेस माइक छीन लिया गया। ये हम लोग को गोली मारने के लिए बोल रहे थे। जिस तरह का सुलूक TV9 भारतवर्ष की टीम के साथ तिरुवनंतपुरम मेडिकल कॉलेज में किया गया, वो दिखाता है कि जिस सरकार प्रशासन पर कोविड से लड़ाई का जिम्मा है, वो सच बाहर आने से कितना डरते हैं। तभी तो पहले कोविड वार्ड में जाने से रोका गया और फिर सरेआम गोली मारने की धमकी दे दी गई। What type of shooting? Camera shooting or gun shooting? Gun shooting also have. You have? Yeah, I have. You will shoot us? We will shoot us. Where is the gun? Where is the gun, man? I will give. Huh? Show you my gun. You will shoot through gun? Shoot another. Huh? जाओ. आप गोली मारोगे हम लोग को? ये धमकी केरल का वो सच है जो कैमरे में कैद हुई है और इसे झुठलाया नहीं जा सकता है। और ये भी नहीं झुठलाया जा सकता है कि कोरोना से लड़ाई में केरल में शासन और प्रशासन का लचर और लापरवाह रवैया ही इन भयानक हालात के लिए जिम्मेदार है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। कोरोना को लेकर केरल इस समय एक मिस्ट्री बना हुआ है और अगर आप गौर करें तो महामारी की हर लहर में केरल फिक्र बनकर उभरा है। हम मानते हैं कि इस देश के नागरिकों को शिक्षा, सेहत और रोजगार की जितनी जरूरत है, उनके लिए उतनी ही जरूरी एक किफायती और सुरक्षित मकान भी, और मकान ऐसा होना चाहिए जो टेंशन नहीं बल्कि सुकून देने वाला। हाल ही में देश में दो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। दोनों घटनाएं दिल्ली NCR की हैं। दोनों के पीछे सुप्रीम कोर्ट की सख्ती है। दिल्ली से सटे हरियाणा के खोरी गांव में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हजारों अवैध मकानों को हटाया गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ही नोएडा में एक बिल्डर के 40 मंजिला अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का आदेश दिया। खोरी गांव में जो अवैध निर्माण हुआ वो जंगल के बीच हुआ, लेकिन नोएडा में जो अवैध निर्माण हुआ वो शहर की चकाचौंध के बीच में हुआ। समानता यह है कि दोनों ही जगहों पर हुए अवैध निर्माण में आम आदमी के साथ छल हुआ है। ये दो उदाहरण तो हैं,
और हम इसलिए दे रहे हैं आपको ये उदाहरण क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद दोनों घटनाएं चर्चा में थी। लेकिन हकीकत यह है कि इस वक्त देश भर में करीब 6 लाख मकानों का निर्माण काम जो है वो रुका हुआ है। इन मकानों की कीमत 5 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा है। सबसे खास बात यह है कि ये 6 लाख मकान देश के सिर्फ 7 शहरों में, और इन सब का निर्माण वर्ष 2014 या उससे पहले शुरू हुआ था। सोचने वाली बात यह है कि अपनी गाड़ी कमाई से आम आदमी जिस मकान के लिए पैसे लगाता है उसके बदले में उसे क्या मिलता है। आप इस बात को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आने वाले दिनों में हम इन्हीं मुद्दों को इर्द गिर्द आपसे बात करेंगे और ये आपकी समस्या भी हो सकती है। मोटे तौर पर खरीदार के सामने 4 दिक्कतें आती हैं। पहली दिक्कत, उसे अपने ही घर की चाबी लेने के लिए सालों इंतजार करना पड़ता है। दूसरी दिक्कत, उससे जिस फ्लैट या मकान का वादा किया जाता है उससे अलग, यानी कम सुविधाओं वाला या कमतर गुणवत्ता वाला फ्लैट दिया जाता है। तीसरी दिक्कत, मकान खरीदने वाले से कई ऐसी जानकारियां छिपाई जाती हैं जो उसे हर हाल में पता होनी चाहिए। और चौथी दिक्कत, मकान हैंडओवर करने के बाद भी बिल्डर खरीदार को परेशान करता रहता है। इन सभी का नतीजा यह होता है कि उपभोक्ता ही आखिर तक भोगता रहता है। हम भारत के लोग अगर गरिमा के साथ जीवन जीने का हक रखते हैं तो इसमें घर की भूमिका अहम हो जाती है। लेकिन जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, भ्रष्ट और शातिर व्यवस्था में घर का सपना लूट घर में तब्दील हो जाता है। इस खास सीरीज की शुरुआत हम फरीदाबाद के खोरी गांव से कर रहे हैं। जरा ध्यान से देखें रिपोर्ट। जी हमें गांव उजाड़ना चाहते थे, हमसे पहले कहते थे हम कहाँ जाते। सर अब कहाँ जाए बताओ, कुछ नहीं हमारे पास, बच्चे से हो रहे काले के सर। ये पता नहीं कि यहाँ तोड़ेंगे, ये पता होती तो हम क्यों बनाते, हम तो सरकार मना कर देती पहले ही। जहाँ सर कमरे पे मिल रहे हैं किराए 5,000 में, 6,000 में, 7,000 में, कैसे गुजारा होगा उसमें? बच्चों को पालेंगे कि फिर उसका किराया देंगे, क्या करेंगे हम? कुछ नहीं, हमारा तो सब बर्बाद हो गया। हम गरीब आदमी की कोई भी नहीं है, इस धरती पे कोई भी नहीं रहा हमारे लिए। सबसे खतरनाक होता है सपनों का इस तरह मलबों में तब्दील हो जाना। मलबा बनकर बिखरे मकानों वाला ये गांव फरीदाबाद में है। खोरी गांव अरावली की उन पहाड़ियों पर है जिनकी गिनती दुनिया के सबसे पुराने माउंटेन रेंज में होती है, जो गुजरात के चांपानेर से शुरू होकर राजस्थान और हरियाणा होते हुए 693 किलोमीटर का सफर तय करते हुए दिल्ली तक पहुंचती है। इन जंगलों में बसा खोरी गांव हाल में उस वक्त चर्चा में आया जब 7 जून को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि वहां जंगल की जमीन पर जो अतिक्रमण है उसे 6 हफ्ते के अंदर हटाया जाए। इसके साथ ही पहले गांव में बिजली के कनेक्शन काटे गए, फिर पानी के टैंकरों को गांव में घुसने से रोका गया और उसके बाद 17 जुलाई से अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू कर दिया गया। गांव में करीब 5,000 घर थे जिनके ऊपर बुलडोजर चला दिया गया और इसी के साथ करीब 10,000 लोगों की आबादी बेघर हो गई। जब तक हमारी टीम गांव में पहुंच रही है, कुछ जरूरी जानकारी। जिनके मकान टूटे उनके पास आधार कार्ड हैं, मतदाता पहचान पत्र है, पैन कार्ड भी है, राशन कार्ड है, नगर निगम की तरफ से मिली यहां का पता लिखी प्लेट भी है और सभी लोगों के पास बिजली का बिल भी आ रहा है। इस वक्त मैं फरीदाबाद के खोड़ी गांव के अंदर हूं। ये वो गांव है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अवैध बताकर पूरे तरीके से, ये देखिए, पूरे गांव को
एक तरीके से मलबे में तब्दील कर दिया गया है। इस पूरे गांव में जितने भी घर थे सभी को बुलडोज कर दिया गया है और जो यहाँ रहने वाले लोग हैं वो अब दर दर भटक रहे हैं। मिलिए खोरी गांव की सीमा से। वर्ष 2007 में सीमा उस वक्त यहां आई जब उनकी शादी हुई। वर्ष 2008 में घर में बिजली का मीटर लगा। सवाल है कि जब घर को गिराना ही था तो पहले सुविधाएं क्यों दी? ये बिजली का बिल है इनका, जिस पर लिखा हुआ है दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम। ये सरकारी बिल है जो साफ इस बात की तस्दीक करता है कि इन लोगों के घर में बाकायदा मीटर लगे हुए थे। और ये जो बिजली का बिल है ये अगर हम मंथ की बात करें तो ये है 11/5/2015 का बिल है जी। तो 2015 का ये बिल है और ये देखिए बाकायदा इन्होंने इसका भुगतान भी किया है कैश में। तो यानी कि बाकायदा इनको सरकार की तरफ से यहाँ बिजली दी जा रही थी, इनके घरों में मीटर लगे हुए थे। कहते हैं गांव वालों को बिजली के साथ साथ पानी की भी सुविधा मिली हुई थी, पाइप बिछी हुई थी और सरकारी ट्यूबवेल भी था। मतलब सुविधाएं देने के बाद घर ढहा दिए गए। हमने सीमा से पूछा कि सिर पर छत नहीं है फिर भी यहाँ कैसे रह रही हैं? कैसे कर रहे भैया, मुसीबत है, झुग्गी झोपड़ी में ही रह रहे हैं। मच्छर खाओ, कीड़ा काटे खाओ, मर जाओ तो कोई गम नहीं किसी को, बस जिंदगी बसर कर रहे हैं। तो किराए पे आगे कैसे चलेगा? आगे कैसे चलेगा भैया, जैसे भगवान रखेगा वैसे ही रहेंगे और क्या करेंगे। इस खोड़ी गांव में ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिन्होंने अपना जन्म यहीं पर लिया, उसके बाद अपने परिवार के साथ सालों से यहीं रहते आ रहे थे, लेकिन अब इनके घर पूरे तरीके से ढा दिए गए हैं। ये देखिए ठीक इसी तरीके से प्रेमलता है, इनका एक घर था लेकिन अब जो घर अब ढह चुका है उस घर में से किसी तरीके से ईंटें चुनकर ये लोग उन्हें बेचकर अपना गुजर बसर करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये देखिए ये छोटे छोटे बच्चे हैं इनके जो मजबूर हैं इस तरीके से तिरपाल में खाट पर सोने के लिए। भयंकर गर्मी पड़ रही है और ऐसे में इन बच्चों को अब क्योंकि इनके सर से पूरे तरीके से छत हट चुकी है और अब इसी तरीके से जैसे तैसे ये लोग तिरपाल में अपना गुजर बसर कर रहे हैं। 80 के दशक में इस इलाके में कई ऐसे लोग आकर बसने लगे जो बॉक्साइट की खदानों में मजदूरी करते थे। वर्ष 1992 में पहली बार अरावली की खदानों पर रोक लगाई गई, लेकिन तब तक यहाँ कच्चे मकान काफी संख्या में बन चुके थे। 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ खनन के काम पर पूरी तरह से रोक लगा दी, लेकिन यहाँ रह रहे मजदूरों ने मकान नहीं बदले बल्कि अपने काम धंधे बदल लिए। कई परिवार ऐसे हैं जो अब मकान टूटने के बाद मलबे से ईंटें निकालकर उसे बेच रहे हैं। मजबूरी ऐसी है कि छोटे बच्चों को खुले में छोड़कर काम पर भी नहीं जा सकते। ईंट बेच रहे, 2 रुपए ईंट ले जाते हैं, अपनों क्या करें, बच्चे के तो गुजारा करना ही है, क्योंकि कहीं काम पे जाने के भी ना रहे बच्चे ने छोड़ कर। जब तो घर में ये तो किवाड़ लगा के बेटा यहीं बैठे रहे, हम घंटा आधा घंटा हम आ जाएंगे। अब तो बच्चे ने हम चौड़े में छोड़ भी नहीं सकते हैं, क्या करें। फिर बच्चे ने उठाने को भी डर है, यहाँ तो रात को चोर आम है, जिन पे है जिनकी सुविधा है वो तो अपने ले लेकर चले गए, हम पे है ही ना तो हम कहाँ जाएं। बच्चे ने लेके यहीं पड़े हैं। हम तो कभी 2 से निकल गई ईंट, कभी 100 निकाल लें दोपहरी में, उससे अपने घर को खर्चा चला ले में। सर से छत हट चुकी है और अब मजबूर हैं कि जो ये मलबा पड़ा हुआ है इनके घर का, उसी मलबे को किसी तरीके से बेचकर ये अपने छोटे छोटे जो बच्चे हैं इनके खाने का इंतजाम करने में जुटे हुए हैं, क्योंकि किराए का पैसा ये लोग नहीं दे सकते हैं, बेहद गरीब लोग थे। अरावली के इस उजड़े हुए गांव में जिधर देखिए उधर मलबे का ढेर है। मलबों के नीचे जहां तहां यादों की पोटली में मजबूरी और बेबसी के किस्से दबे पड़े हैं। द्रौपदी यहां 4 पीढ़ियों के साथ रह रही हैं। दावा है कि खोरी गांव में ये तब से हैं जब हरियाणा पंजाब का हिस्सा हुआ करता था, यानी सन 1966 के पहले से। तब पत्थर तोड़ तोड़ कर मजदूरी करती थी, अब फिर एक बार मलबे में तब्दील मकान से पत्थर निकाल रही हैं। हमने सवाल पूछा तो दर्द आंसू बनकर छलक गए। ये पता नहीं कि यहाँ तोड़ेंगे, ये पता होती तो हम क्यों बनाते, हम तो सरकार मना कर देती पहले ही। कब से आप लोग यहाँ रह रहे थे? बहुत साल है गए हमें यहाँ रेत पुराने पत्थर तोड़े हमने, एक सार जगह करिए, ये पूजा वाली मशीन पे तो एक सार करिए। पूरी दुनिया में गड़बड़ी के तार
वहीं मिलते हैं। इंसानियत के दुश्मन हर बार वहीं मिलते हैं। मजहब के नाम पर कत्ल करते हैं इंसानों का। खुदा के सारे खतावार वहीं मिलते हैं। पंजशीर में उसके फाइटर जेट की मौजूदगी ने उसकी कलाई एक बार फिर खोली। ओसामा की वहां पनाह ने तो खैर उसकी पहचान में कलगी पहले लगा ही दी थी। लोगों की, मुल्कों की जिंदगी दोजख बनानी हो, खुदा की नेमत जिंदगी को जन्नत की हूरों के ख्वाब में उड़ा देने वाले, मासूमों को मारने वाले देखने हो, आवाम को रोटी ना देकर तालिबान को बम देने वाले देखने हो, दाढ़ी और दीन में कंफ्यूज्ड लोग देखने हो, सोते जागते साजिशें करना फर्ज समझने वालों से मिलना हो, अपनी खुराफातों की एवज में कभी अमेरिका कभी चीन से खैरात लेने वाले हुक्मरान देखने हो, तो पता बस एक ही मुल्क है। क्या नाम बताना पड़ेगा? अरे धीरे बोलिए, कान के पर्दे नाजुक होते हैं। बाकी तो जो है सो है। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।